जीएसटी और फिर अचानक पूरी विश्व कोरोना महामारी, ऐसी स्थिति में जब इस देश के छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम सब बंद हो गए, लॉकडाउन लगा, उस परिस्थिति में सरकार का पहला दायित्व बना किस तरह से लोगों की जान माल की रक्षा करें। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस अदम्य साहस से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से रात दिन एक करके हमारे राजस्थान को कोरोना महामारी से बचाने का काम किया। पूरी सतर्कता मुख्यमंत्री स्तर पर 210 समीक्षा बैठक हो, जब कोई घर से निकलते हुए डर रहा हो, ऐसे दौर में पूरे राजस्थान की जनता को यह आह्वान करना कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन लग गया और हमारा तो क्षेत्र जिस तरह का है, खेती पर और मजदूरी पर निर्भर करता है। बाहर जो मजदूरी पर गए हुए थे, कई बहुत से अटक गए। ऐसे दौर में जो दुस्साहस दिखाया कि पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये एक दौर पहले भी आया था। भयंकर अकाल पड़ा था। 56 का अकाल तो हमने नहीं देखा, पर सुनते हैं कि 56 के अकाल में तो पेड़ों के पेड़ पत्ते थे और इस बार तो इतना सूखा पड़ा था। पिछले जब मुख्यमंत्री जी थे, कुछ भी करना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा बीक का कटोरा, लेकिन उस दौर में भी राजस्थान के गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। और इस कोरोना महामारी में जैसे सरकार के साधन थे, इसके बावजूद भामाशाहों का, तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तमाम छोटे मोटे बिजनेसमैनों का, जो उन्होंने ये विश्वास अर्जित किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये काम परमार्थ का है। बहुत लोगों ने, भामाशाहों ने योगदान दिया, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष हो और चाहे अलग अलग, चाहे ब्लॉक लेवल पर जो सरकारी, चाहे नगरपालिका हो, पंचायत समिति हो, इनको कार्य एजेंसी बनाने का जो आदेश जारी किया, मैं नमन करना चाहता हूँ। मेरे जैसे क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र है, वहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री जी की अपील को सुना और 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमारे सरकारी खाते में जमा कराए। और मेरे पास भी गरीब जनता थी, विधायक कोष में प्रोविज़न किया, 2 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने विधायक कोष से दिए। तरह तरह की बातें हो सकती है। हमने पारदर्शी तरीके से कोरोना में काम किया। फिर 9 मास नो एंट्री आई, करीब 4.5 पौने 5 पटवारी और सेक्रेटरी को सुपर्द किए, उनसे सूचियां मंगाई और 9 मास के संबंध में पंचायतों में गए। पंचायतों में जाके आंगनबाड़ी की बहनों को वो प्रति पंचायत कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 हमने मास्क दिए और उनसे कहा आपको हर घर में इसको पहुंचाना है। ऐसे दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमता। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, बोलने में तो कोई भी कुछ बोल सकता है, पर मुझे लगता नहीं है पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में इस बजट में कोई न कोई योजना 200 विधानसभा क्षेत्र को जरूर टच करती है। ऐसे दौर में मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। गरीब आदमी जो सरकार ने सहायता करी, केंद्र सरकार ने भी
कुछ माह तक गेहूं गरीब के लिए देने की बात करी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खाने की व्यवस्था की बात करी। लेकिन ऐसे दौर में बजट देना, और बजट में देख रहा हूं 2-3 साथियों का, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का मैंने उनके विचार सुने, केवल एक बात के कि ये बजट कैसे कामयाब होगा। एक भी ऐसा सुझाव नहीं आया कि इस प्रदेश में ये योजना मुख्यमंत्री जी को लानी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक भी योजना नहीं छोड़ी जिसको अपने बजट में शामिल नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। गरीब लोग, उनकी दुआओं में बहुत ताकत है। 33 लाख लोगों को, ऐसा है निराश्रित मजदूर, ऐसे लोगों को सीधे खाते में 3.5 हजार रुपए उनके खाते में दिए। गरीब की बहुत दुआएं, बहुत से लोग जानते हैं गरीब की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मैं तो यही कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने इस बजट में भी बहुत से प्रोविज़न किए हैं, ये मानता हूं। कोरोना महामारी में हमारे स्कूलें बंद हो गई, लेकिन इस बजट में बैक टू स्कूल, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ये प्रोविज़न देके मैं समझता हूं जो सफ़र करना पड़ा हमारे बच्चों को, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की आत्मा में है, मेरा तजुर्बा है। हमेशा उन्होंने गरीब को गणेश मानकर पूजा किया है। हमेशा गरीब की मदद करने के लिए अपनी कार्य योजना में केंद्र बिंदु, चाहे कोई बजट लाया हो, चाहे कोई योजना लेकर आया हो, राजस्थान के गरीबों का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। मुझे याद है इस राजस्थान में बीपीएल परिवार को केवल हम अनाज दिया करते थे। पहली बार राजस्थान के इतिहास में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल का निःशुल्क इलाज शुरू किया था। और जो गरीब लोग थे, बहुत से लोग बीपीएल नहीं हो, ऐसे लोगों को भी उन्होंने भगवान भरोसे नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे लोगों को इलाज कराया। इसी सत्र में मुख्यमंत्री जी कहा करते थे पक्ष विपक्ष के सभी साथियों को, मुझे खुशी होगी आप लोग मुझे कोई पत्र लिखो, क्यों जो बीपीएल नहीं है उसको इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। और तमाम लोगों को वो उस समय मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी विधायक, जनप्रतिनिधि उनको पत्र लिखते थे, उन सबका इलाज सरकारी सहायता से कराते थे। इसलिए सभापति महोदय, निश्चित रूप से कह सकता हूं आज चुनौती है। इस कोरोना ने हम सबको ये अच्छी तरह एहसास करा दिया है कि हमारे स्वास्थ्य के तंत्र को निश्चित रूप से दानी और गांव स्तर पर हमें मजबूत करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करी। 57-58 हज़ार केंद्र सरकार की योजना कवर करती थी, आज 1 करोड़ 10 लाख लोगों को इस योजना में कवर करने का काम किया। और चाहे एनएफएसए में हो, एससीसीसी परिवार हो, संविदा कर्मी हो, लघु और सीमांत कृषक हो, इन सबका निःशुल्क इलाज कराने का इसमें जो प्रावधान किया है। साथ साथ ऐसे लोग जो 50% पैसे पर जो अपना जमा कराएंगे, जो गरीब लोग, उनका भी 5 लाख रुपए तक का इलाज इस बीमा योजना से होगी। सभापति महोदय, मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साधुवाद के पात्र हैं। पहले उन्होंने मुफ्त दवाई योजना लागू करी, मुफ्त जांच योजना लागू करी, और धीरे धीरे अब उन्होंने उसका दायरा बढ़ाया। और अभी इस बजट में भी उन्होंने पीएचसी में 15 तरह की जो जांच होती थी निःशुल्क, उनको 61 तरीके का किया। सामुदायिक सीएचसी में 37 तरह की जो जांच होती थी
उसको 95 तरह की करी। उप जिला अस्पताल में 56 तरह की जो जांच होती थी उसको 109 तरह की करी, और 56 से 133 तरह की करी। उप जिला अस्पताल में 109 तरह की करी, और जिला अस्पताल में 56 से 133 तरह की करी। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आपने उनके जीवन को बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना लाए। लेकिन सभापति महोदय, जब से लॉकडाउन लगा था, आज खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो बंद है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा में उन्होंने निर्धारित परिवारों की संख्या तय कर रखी है, और राजस्थान में पहले से ही उनकी संख्या से ज़्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पोर्टल बंद हो जाता है, पोर्टल बंद होने के बाद सभापति महोदय, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे वृद्धजन हैं जो बायोमेट्रिक प्रणाली से, जो उनके फिंगरप्रिंट में पहचान नहीं होने के कारण उनका जन आधार कार्ड नहीं बन रहा है। बहुत से लोगों का, कई लोग पलायन कर गए, इसलिए गेहूं का उन्होंने उठाव नहीं किया, उनका खाद्य सुरक्षा का कार्ड बंद हो गया। उसमें ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीमारी होने पर उनका इलाज हो जाता था। मैं आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकर्षित करके निवेदन करूंगा कि आप चाहे नए खाद्य सुरक्षा में अगर कोई राइडर है तो मत जोड़िए, लेकिन जिनको गेहूं मिलता था, जो गरीब लोग थे, उनको मेहरबानी करके ये खाद्य सुरक्षा वाला जो पोर्टल है इसको वापस ऑन करिए, चालू करिए, जिससे गरीबों को इलाज केवल अनाज से वंचित नहीं होना पड़ रहा है, उसे इलाज से भी वंचित होना पड़ रहा है। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर एक जरूर निवेदन करूंगा। मेरे क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने, जब भी मैंने कोई मांग करी है, जब भी जनता की पीड़ा बताई है, हमेशा उन्हें उसको पूरा किया है। मेरे यहाँ एक फागी में एक CSC है, वहाँ 8 PSC हैं, करीब 2.5-3 लाख की जनता है, और वहाँ वो हाईवे है जयपुर से भीलवाड़ा, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैंने निवेदन में चाहूँगा, आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वह मेरे यहाँ, मुझे उन्होंने बताया कि आपके एक उपजिला अस्पताल खोल दिया है, एक ही विधानसभा में दूसरा उपजिला अस्पताल नहीं खुलना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत से लोग इस राज्य हाईवे पे एक्सीडेंट होने से जयपुर आने तक रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्लड अति निकलने से, ब्लड का अभाव से, ब्लड नहीं मिलने से अधिकतर लोगों की डेथ हो जाती है। मेरा आग्रह, अगर चाहे रेफरल हॉस्पिटल आपने शायद इसमें नहीं लिया, चाहे रेफरल हॉस्पिटल खोलें, चाहे जिला अस्पताल खोलें, क्योंकि वो केवल एक विधानसभा का समस्या नहीं है। उस जयपुर भीलवाड़ा रोड से बहुत से जिलों के लोग जाते हैं, कई संभागों के लोग जाते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मेरे जो फागी CSC है उसको मैं क्रमबद्ध करने की मांग करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। जीवन रक्षा योजना का उन्होंने गठन करने का घोषणा करी है, और जो व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंचा देता है उसको 5,000 रुपये का प्रशस्ति पत्र दिए जाने की बात करी है। सभापति महोदय, बहुत से लोग, कई बार दुर्घटना हो जाती है। मेरी विधानसभा नेशनल हाईवे पे, मैं पहले हमारे जीवीके कंपनी ने बहुत अच्छी सुविधा थी, टोल कंपनी है, उन्होंने खूब वाहन लगा रखे थे। मैं महीने में कई बार अपनी गाड़ी छोड़ के मैं एम्बुलेंस, उसमें जीवीके के एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल आया करता था। मुझे वो दौर भी याद है। अब तो एक्सीडेंट कम होने लगे हैं, उस ज़माने में बहुत एक्सीडेंट होते थे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक अस्पताल जाना पड़ता था। इसलिए सभापति महोदय, ये इससे जो लोग डरते थे पुलिस के झंझट में पड़ जाएंगे, जब उनको लगेगा सरकार 5,000 रुपये के प्रशस्ति पत्र देगा, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कैसे दुर्घटना के समय कोई किसको नहीं छोड़ेगा। इसी तरह एक बहुत अच्छा ये प्रावधान रखा है, किसी भी प्रदेश का हो, कोई अनजान आदमी हो, अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाता है तो कोई भी प्रदेश का निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय। अभी
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में और भी कुछ प्रावधान किए हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता, इंटर्नशिप, ये बातें करी हैं। निश्चित रूप से नौजवानों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये ब्लॉक लेवल पर आज सबके समझ में आ गई। आज गाँव में लोग अपना खुद के आए दिन कभी भी शाम को जाते हैं। हमारे बच्चे हैं जो दौड़ भाग करते रहते हैं, आए अपनी तैयारियां करते रहते हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लागू करने की बात करी है। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात कही है, सरकार के अपने सीमित साधन हो सकते हैं सभापति महोदय, लेकिन उन्होंने कहा है विधायक, सांसद निधि, जननिधि, जन सहयोग, CSR से जो भी राशि जितनी इस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए जितनी राशि जो भामाशाह सहयोग देगा उतनी राशि सरकार देगी। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि केवल सरकार के भरोसे बैठकर पूरे राजस्थान में जैसी परिस्थिति है, मैं भी मानता हूँ ब्लॉक लेवल पर ध्यानचंद स्टेडियम, ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पूरे राजस्थान में लागू हो जाए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो प्रोविज़न किया है इससे निश्चित रूप से, क्योंकि आज नौजवानों के भविष्य के लिए हम सब प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उद्योगों के सर्वोत्तम विकास के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी ने इस बार भी 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की बात करी है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, मेरे एक बिचुण गाँव है, वहाँ बिचुण गाँव में वो आपका जो कॉरिडोर बन रहा है, आपका दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है, उसके पास से बिचुण गांव से होते हुए गुजरता है। 1420 बीघा वहाँ की पंचायत ने रिको के नाम से वो रिजर्व जमीन कर दी है। और आपके रिको विभाग ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिए। उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था, वहाँ बोर्ड लगा दिए हैं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया बिचुन में भी लगा दिए हैं, मोकमपुरा में भी लगा दिए हैं, नेशनल हाईवे पे लगा दिए हैं। लेकिन इस जो आपने 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की बात करी है, उसमें उसका नाम नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे बिचुन में जब जमीन टोटल सवाई जमीन है, गौचर जमीन भी नहीं है, और इसके बावजूद भी जो सरकारी जमीन है आराम से वहाँ उद्योग खुल सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उसका ध्यान रखें। इसके अलावा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने इन 2 सालों में इस रिको में उद्योग में ऐतिहासिक क्रांति करी है। और हमेशा आपने जब भी कोई नीति बनाई है, हर नीति में आपने प्रयास किया है SC, ST, माइनॉरिटी, महिलाएं, ऐसे लोगों को भी रिको से और औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने का काम किया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा माननीय सभापति महोदय, इस बार जो अभी औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं उसमें पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हो नहीं सकता। या तो उद्योग मंत्री जी को किसी ने अंधकार में रखा है, या मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं पड़ा। हमारा जो SC ST के जो लोग थे जो रिको इंडस्ट्रियल रिको से जुड़ते थे, अभी जितने भी आपने औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं उसमें 5% आपने SC ST और सामान्य महिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सामान्य महिला को उसमें जाना है, डाल दिया है, तो एक तरह से SC ST का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। SC ST के लोग गरीब लोग होते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए आपसे पुरजोर तरीके से मांग करता हूं, ये जो हुआ है ये दलितों के विरोध में हुआ है। जिसने भी ये जारी किया है इसको दुरुस्त करना चाहिए, और SC ST के लोगों को जिस तरह से पहले जो आरक्षण दिया हुआ था वो वापस दिया जाना चाहिए। आपके जब सामान्य महिला आ गई तो मैं समझता हूँ SC ST के आदमी का किसी का भी नंबर नहीं आ सकता। इसलिए पुरजोर तरीके से मैं इस बात को आपको निवेदन करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ इन 2.5 सालों में आपने इतने प्रयास किए हैं। अभी पिछली बार के बजट के बाद भी आपने निवेश अनुदान जमा SC ST का 75%, रोजगार सृजन अनुदान, विद्युत कर में 100% छूट 7 वर्ष के लिए, मंडी शुल्क में 100% छूट 7 वर्ष के लिए, भूमि कर में 100% छूट 7 वर्ष के लिए, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, भूमि रूपांतरण शुल्क 100% छूट। लेकिन जब हमारे लोग
हमारे दलित समाज के लोग, एक भी जिसको प्लाट नहीं मिलेगा आपके रीको में, तो ये छूट हमारे लिए किस काम की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा इसको बहुत ही अपने संज्ञान में लें और निश्चित रूप से इसमें SC/ST के लोगों का जो भी बलि का मामला है उसको देखें। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट शुरुआत करने की, लाने की बात करी है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र। मैं देखता हूँ इस सदन में भी और सदन के बाहर भी प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार बनी, सब ग्राम सहकारी समितियों में मैं खुद गया, एक भी ग्राम सहकारी समिति नहीं छोड़ी, 500-500 700 किसानों का सर्टिफिकेट दिया। इसको ये तो कहा सकता है, ये कहा जा सकता है कि केवल सहकारिता के बैंकों में कर्जा माफ हुआ है, अन्य हमारे सेंट्रलाइज बैंक के, हमारे अन्य बैंकों में कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन ये कहना, राजस्थान के लोग कई बार बड़े दुविधा में पड़ते हैं कि हमारा कर्जा माफ हुआ, वसुंधरा जी ने भी कर्जा माफ किया था 50,000 रुपये तक का, वो कौन मना कर रहा है, उन्होंने भी 50,000 तक का किया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बाद में किया सहकारिता बैंक का 3-3 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। मेरे यहाँ करीब 800-900 लोग ऐसे हैं जिनके 3-3 लाख रुपए माफ हुए, 2 लाख माफ हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कर्जा माफ किया, ये मुख्यमंत्री जी का सोच था। और जो वसुंधरा जी ने घोषणा करी, अब ये भी कोई, ये तो बिल्कुल सत्य तथ्य है कि 6,000 करोड़ जो उस समय वसुंधरा जी ने की, जैसे हालात थे वो 6,000 करोड़ बच गए, उसको इस सरकार को देना पड़ा। 8,000 करोड़ रुपए अशोक जी गहलोत के आने के, सरकार आने के बाद इस तरह 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की आपने घोषणा करी, इससे 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बाई फर्टिलाइजर, बाई एजेंट दिए जाएंगे। 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख कृषकों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किट दिए जाएंगे। 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी और फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से इसमें आपने अभी ये भी घोषणा करी है कि किसान सेवा केंद्र, जब पिछली बार सरकार में थे, जब राजीव गांधी भवन बनाए थे, उसी दौरान किसान सेवा केंद्र भी बने थे, लेकिन हर पंचायत में नहीं बने। हर विधान पंचायत समिति में 10-10, 12-12 किसान केंद्र बने थे। मतलब निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। जब आप किसान सेवा केंद्र बनाओगे, वहाँ पे हमारा ग्राम सेवक बैठेगा, निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी होगी। आपने ये भी कहा कि हम कृषि पर्यवेक्षकों के 1,000 पद सृजित करेंगे। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ सभापति महोदय। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। ये जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, आपने भी बीजेपी गवर्नमेंट में स्कूल खोले थे, विवेकानंद वाली स्कूल खुली थी, बीजेपी गवर्नमेंट में खुली थी, उसका भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया था। 167 ब्लॉक बच गए थे और इस सरकार ने 167 की जगह 166 बच गए थे। 167 मेरे यहाँ दूदू में पहले खुल गई थी। मैंने आग्रह किया, मेरा मौजूदाबाद बैकवर्ड है, तो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा करी और मेरे एक अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी और खोली। अभी आपने पूरे राजस्थान के लिए घोषणा करी कि जिस भी पंचायत की, जिस भी गांव की 5,000 से अधिक आबादी होगी, वहाँ तमाम जगह ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम गाँवों से पढ़कर आए। 6वीं क्लास में ABCD पहली बार हमने देखी थी। आज भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं भी जाओ, कोई भी किताब देखो, सब जगह अंग्रेजी भाषा की किताब होती है। उसमें आजकल चाहे कितना ही कोई कैसा ही पारंगत हो, 2 शब्द अंग्रेजी में बोलता है तो पूरी छाप छोड़ देता है। और जो बेचारा हिंदी में बोलने वाला या गाँव की भाषा बोलने वाला, इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये एक आपका बहुत अच्छा प्रयास, मैं धन्यवाद दूंगा। इसमें आपने कोई प्राथमिकता नहीं रखी, इसमें सबके लिए पूरी आपकी राजस्थान की 200 विधानसभा है, जिस भी गांव में 5,000 से ज़्यादा आबादी होगी उसके लिए आपने आपको मैं बहुत बड़ा आशुभ धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, आपने कहा है विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलेंगे। सभापति महोदय मेरा आग्रह है 600, ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन क्या सही है, क्योंकि आप जानते हो आज कृषि
एकमात्र ऐसी व्यवस्था है, उदारीकरण का दौर आया, दुनिया में अमेरिका जैसे देश के 150 बैंक बंद हो गए, लेकिन हमारे भारत की, हमारे देश की जो ताकत थी, किसान था, कृषि थी, कितने उदारीकरण का दौर आया, इस देश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये सारी सरकारी जो विद्यालय हैं इसमें सब में कृषि संकाय खोला जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कृषि का आधार मजबूत बनेगा। हमारे लोग इस बारे में समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे वैसे भी देश को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आपने एक अच्छा ये प्रयास किया है। आपने विकलांग, आपने दिव्यांग भाई बहनों की छात्रवृत्ति का बढ़ाने का, योग्य विशेष योग्य जनों का ये बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है। 40 रुपये मिलते थे इनको, आज आपने 500 रुपये देने की बात करी है। 50 रुपये मिलते थे उनको, आपने 600 रुपये देने की बात करी है। आपने 2000 स्कूटी भी दी जाएगी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, ये दिव्यांग जो भाई बहन हैं ये बहुत विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन जीते हैं। अगर राजस्थान सरकार, ये अशोक गहलोत जी की सरकार है, हमेशा इस सरकार का केंद्र बिंदु गरीब आदमी रहा है। मैं समझता हूँ दिव्यांग से बड़ा इस दुनिया में कोई गरीब नहीं हो सकता। इसको 2000 से बढ़ाकर आपको और आगे स्कूटी देने का, सारे राजस्थान के दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी मिल जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आपका ये कार्य होगा। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम प्रशासन शहरों के अभियान चलाएंगे, प्रशासन गाँवों के संग अभियान चलाएंगे। मेरा अनुभव है, मेरे चाहे बीजेपी की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, जब भी मुझे विधायक बनने का मौका मिला मैं हर इस प्रशासन गांवों के संग अभियान में हर अभियान में गया हूँ। इससे आम आदमी का काम बहुत सरलता से होता है। निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहूँगा, जो सालों से जो काम अटके रहते हैं, एक ही जगह सारे अधिकारी बैठने से वो काम जल्दी हो जाता है। इसमें मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये जो हमारे जो सवाई चक जमीनों में बस रहे थे, गौचर जमीनों में बस रहे थे, जिनके जो मकाने बना रखे थे, ऐसी सभापति महोदय 2013 से पहले तो सरकार ने प्रशासन गांव संघ अभियान चलाए। उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी चलाए थे, बाद में कांग्रेस की सरकार उन्होंने भी चलाए थे। लेकिन उस समय निःशुल्क पट्टा जो सवाई चक जमीन में जो बस रहा था, सरकारी जमीन में, उनको निःशुल्क पट्टा आबादी होने के बाद नियमन की गई उनकी जमीनी, उनको आबादी में निःशुल्क पट्टा मिल जाता था। लेकिन 7 दिसंबर 2017 को और 30 नवंबर 2017 को ये सभापति महोदय 2 ऐसे परिपत्र जारी हुए हैं कि अगर कोई सवाई चक जमीन में बस भी रहा है और वो नियमन हो गई है, आबादी हो गई है, उसको अगर पट्टा चाहिए तो उसको डीएलसी दर पर पट्टे की राशि भुगतान करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, गरीब आदमी डीएलसी दर पर भुगतान नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा सभापति महोदय, इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो परिपत्र हैं 2017 के, इनको निरस्त करना चाहिए। जब आप उसको आबादी का पट्टा दे रहे हैं तो ऐसों को पहले भी सरकारें थी, उन्होंने भी निःशुल्क आबादी के पट्टे दिए थे। आपको इसमें संशोधन करना चाहिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं कंक्लूड करूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मौजमाबाद, मेरे तहसील मुख्यालय, मेरे पंचायत समिति मुख्यालय और सांप्रदायिक सद्भाव का वो एक ऐसी जगह है जहाँ आधे मुस्लिम रहते हैं, आधे हिंदू रहते हैं। आए दिन छोटी मोटी बात पर कोई न कोई गलतफहमी होती रहती है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ थाना खोलने की घोषणा करी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं एक आग्रह करूँगा सभापति महोदय आपके माध्यम से, ये मेला है, ये जयपुर से मिल रहा है। एक तरफ शहरी क्षेत्र मेला में ख़त्म होता है, जेडीए मेला तक है। कब भी कोई छोटे मोटे अपराध होते हैं, जयपुर वाले उधर भाग जाते हैं, उधर से आके इधर आ जाते हैं। मैं आग्रह करूँगा आपसे, मेला में एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। मेला में एक पुलिस चौकी होगी तो तत्काल अपराधों पर अंकुश रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय में आग्रह करना चाहता हूँ। इसके अलावा सभापति महोदय मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी 2 सड़कें, महत्वपूर्ण सड़कें, आप स्टेट हाईवे की दूदू से भाटीपुरा, उसका भी आपने 90 करोड़ रुपए प्रोविजन किया है। एक मेरी सड़क जो आपके सरकारी नॉर्म्स के अनुसार नहीं बन पा रही थी, फागी से मोहनपुरा राजावतान वाया किशोरपुरा समेलिया 21 किलोमीटर, इसमें भी आपने बनाने की घोषणा करी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय। बिजली मंत्री जी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी आप तो मेरे क्षेत्र में
3-4 बार मेरे साथ गए हैं। आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे ये जो बोराज है वहाँ आपका जेएन ऑफिस है, वहाँ एएन ऑफिस अगर खुलता है तो मेरे क्षेत्र का ही नहीं, जोटवाड़ा क्षेत्र के भी गांव आते हैं, फुलेरा क्षेत्र के भी गांव आते हैं, पूरा संतुलन बन सकता है। मेरा आग्रह आपसे, आपने परीक्षण भी कराया है सभापति महोदय, आपने मंत्री महोदय ने परीक्षण भी कराया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके माध्यम से आधे मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा सभापति महोदय। मेरे आपने दूदू में भी कॉलेज खोल दी, फागी में भी खोल दी, दूदू में कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, लेकिन एक कला संकाय है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि मेरे कला के अलावा विज्ञान और कॉमर्स संकाय भी दोनों स्थान पर खोला जाए। सभापति विजय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण, ऐतिहासिक बजट भाषण इस राजस्थान की जनता के लिए एक नए आयाम पैदा करेगा, बेमिसाल होगा, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।